हेलो फ्रेंड्स, आई होप आप सबकी तैयारी अच्छे से चल रही होगी। तो जी ये वीडियो रहेगा सिर्फ राजस्थान से कंप्लीट रिवीजन से रिलेटेड, और इसमें मैंने वही स्लाइड्स इंक्लूड की है जो राजस्थान से जो आपके एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे उससे रिलेटेड। जो 90 नंबर का पूरा कॉन्सेप्ट आएगा वो इस स्लाइड्स में आपका क्लियर हो जाएगा। इन स्लाइड्स से या फिर वीडियो को आप अगर 2 बार भी देख लोगे तो आपके सारे कॉन्सेप्ट इससे क्लियर हो जाएंगे। और बाकी जो भी रहता है आप अपने जो भी नोट्स है राजस्थान से रिलेटेड उसको एक बार देख के कवर कर लेना, ठीक है। तो वीडियो ऐसे जब स्टार्ट किया गया तो उसको टाइप करने में थोड़ा टाइम लग गया, उसके लिए माफ़ी चाहेंगे। लेकिन आगे ऐसा है कि मतलब कि जो मेन स्लाइड्स है वो इंक्लूड की गई है। स्टार्टिंग में टाइपिंग करने में बहुत टाइम लगा था, लेकिन बाद में जो आगे जो आएगी मतलब कि स्लाइड्स उसमें मैंने नोट्स भी इंक्लूड किए, वो आपके लिए हेल्पफुल रहेंगे। उसके बाद जो आगे की स्लाइड्स है उसमें जो मेन टॉपिक जो एग्ज़ाम से पूछे जाएंगे वही इंक्लूड की गई है, उसके अलावा कुछ भी इंक्लूड नहीं किए गए। उस टॉपिक को ही आप अगर पढ़ के जाओगे एग्ज़ाम में आपके नोट से तो वो आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। तो आइए हम इसमें स्टार्ट करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, पहले स्लाइड में आपका राजस्थान का सामान्य परिचय है। तो इसमें आप जो है मेन जो टॉपिक मैंने इंक्लूड किए हैं जो लाइन्स वो आप पढ़ के लेना अच्छी तरीके से। राजस्थान का कुल क्षेत्रफल आपको पता है 3,42,000, ठीक है। और ये देश का मतलब भारत के जो राजस्थान कितना प्रतिशत 10.41%, ठीक है। वैदिक काल में इसको ब्रह्मवर्त और रामायण में इसको मरूपांतर कहा गया, ठीक है। और आर्डेन के निवासी जॉर्ज थॉमस ने राजस्थान के इस भाग को राजपूताना कहा है। अब एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि राजस्थान को राजपूताना की संज्ञा किसने दी, तो जॉर्ज थॉमस ने दी, ठीक है। वो अच्छी तरीके से आप पढ़ लेना, ठीक है। उसके बाद है कर्नल जेम्स टोड। इनका तो नाम आपको पता है कि राजस्थान के इतिहास हिस्ट्री में भी आता है, ठीक है। क्योंकि ये मतलब कई भी जो राजपूत वगैरह वंश हुए उनको जो उनके अनुसार जो कर्नल जेम्स टोड है उनको अलग अलग संज्ञा दी है उस हिसाब से, ठीक है। तो कर्नल जेम्स टोड है उन्होंने राजस्थान को राजस्थान कहा था, ठीक है। ये भी कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है राजस्थान को राजस्थान की संज्ञा किसने दी, कर्नल जेम्स टोड। और इसको है ना घोड़े वाला बाबा के नाम से जाना जाता है, अच्छी तरीके से ध्यान रखना, ठीक है। 26 जनवरी 1950 को राजस्थान को स्वीकार किया गया था, मतलब कंप्लीट इसके इस्टेब्लिश हो गया था राजस्थान का, ठीक है। नेक्स्ट इसमें हम बात करते हैं जो प्रथम प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री थे राजस्थान के वो हीरालाल शास्त्री बने थे, आपको सबको पता है। 1952 में हुए चुनाव में प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री बने थे श्री टीकाराम पालीवाल, ठीक है। तो इन दोनों में हमेशा कन्फ्यूजन होता है, इनको क्लियर करके चलना और कन्फर्म याद करके चलना, ठीक है। 1 नवंबर 1956 को राज्य का पुनर्गठन के समय राज प्रमुख का पद समाप्त कर दिया। मतलब हुआ ऐसा था 1 नवंबर 1956 को राज्यपाल राज प्रमुख जो पद था उसको समाप्त करके राज्यपाल को मतलब पद सृजित किया गया था। तो पहले जो उस हिसाब से राज्यपाल बने थे वो थे सरदार गुरुमुख निहाल सिंह, ठीक है। तो ये भी आप अच्छी तरह याद करके चलना। नेक्स्ट इसमें ये राजस्थान का हमने जो भी पढ़ा था ये पीछे राजस्थान का सामान्य परिचय, इससे रिलेटेड मतलब जो टॉप जो है मैंने वो टॉपिक इंक्लूड कर दिए, मतलब वो जो हमके इंपॉर्टेंट रहने वाला। उसके बाद सामान्य परिचय के बाद राजस्थान का स्थिति एवं विस्तार, मतलब राजस्थान का भौगोलिक कितना जो है सीमा वगैरह कितनी लगती है उससे, और कौन से देश मतलब राज्य जो है इसके टच में रहते हैं उस हिसाब से, ठीक है। तो राजस्थान की स्थिति और विस्तार में हम देखते हैं उत्तर से दक्षिण तक इसकी लंबाई 826 किलोमीटर, ठीक है। फिर उसमें उत्तर में आपका कोना गाँव आ जाता है गंगानगर श्री गंगानगर में, दक्षिण में इसका बोरकुंडा बांसवाड़ा में आ जाता है, ठीक है। पूर्व में आपके पूर्व से लेके और पश्चिम तक इसकी जो चौड़ाई पड़ जाएगी वो है 869 किलोमीटर, ठीक है। उसके बाद पूर्व में आपके सिलाना गाँव आ ही जाता है दो, ठीक है, धौलपुर में। और पश्चिम में अपना जो राजस्थान का जैसलमेर है वो जो लास्ट गाँव है कटरा सम गाँव, ठीक है वो। तो जो जैसलमेर का सम है जो पूर्ण रूप से जो मरुस्थल में परिवर्तन हो चुका है उसके बारे में पूछ लिया जा सकता है आप एग्जाम में, तो वो भी आप ध्यान रखना, ठीक है। फिर आगे राज्य की पूर्व से पश्चिम तक चौड़ाई, उत्तर से दक्षिण तक लंबाई 43 किलोमीटर है, ठीक है। अंतर इनका जो 826 किलोमीटर हो गई, ठीक है, उत्तर से दक्षिण, और पूर्व से पश्चिम 869, ठीक है। तो इनका जो अंतर है ये भी एग्जाम पूछ लिया जाता है 43 किलोमीटर, आप अच्छी याद करके चलना, ठीक है। और उत्तर से दक्षिण को जो मिलाए जाते हैं वो नागौर जिले में मिलती है, ये भी आप अच्छी तरह याद करके चलना। उसके बाद नेक्स्ट है बांसवाड़ा शहर जो है कर्क रेखा राज्य के सर्व मतलब नज़दीक पड़ता है। तो अगर नज़दीक पड़ेगा तो सर्वाधिक गर्मी भी इसी टाइम पड़ेगी, मतलब जून में अगर राजस्थान में गर्मी का मौसम आता है तो सर्वाधिक गर्मी बांसवाड़ा में पड़ेगी, कर्क रेखा सबसे पास में, ठीक है। ये भी आप ध्यान में रख के चलना है एग्जाम में कुछ भी मतलब अगर डायरेक्टली नहीं पूछेगा तो इनडायरेक्टली कुछ पूछ ही लिया जाएगा, मतलब कि बांसवाड़ा कर्क रेखा से पास में है तो अगर ये पूछ लिया जाएगा गर्मी सर्वाधिक कहाँ पड़ेगी, ठीक है। राजस्थान में सबसे पहले सूर्योदय धौलपुर में होता है। तो स्टैटिक जीके जो राजस्थान रिलेटेड उसके जो टॉप जो है मैंने वो इंक्लूड किया इसमें, वो आपके लिए हेल्पफुल रहेंगे, आगे देखते रहिए आप, ठीक है। नेक्स्ट इसमें राजस्थान की आकृति आपको पता है विषमकोणीय, ठीक है।
और ये कई बार एग्जाम पूछ लेते हैं किसने दी थी, तो इसके विद्वान TH हैंडले, ठीक है, इन्होंने इसके बारे में बताया, ठीक है। राज्य का सबसे उच्चतम बिंदु गुरु शिखर, मतलब सबसे ऊंची चोटी, ठीक है। और निम्नतम बिंदु सांबर झील है। इस बारे में कई लोगों को पता है। ऊपर आपको पता है उच्चतम बिंदु मतलब कि सर्वोच्च चोटी तो गुरु शिखर हो गई, ठीक है। उसके बाद निम्नतम बिंदु कौन सा होगा, तो वो सांबर झील हो जाएगी, ठीक है। समुद्र तल से भी नीचे है, ठीक है। इसको आप ध्यान में रखना। ये आपका राजस्थान का स्थिति विचार और विस्तार हो गया, ठीक है। उसके बाद हम राजस्थान की सीमा की बात करते हैं। तो राजस्थान की कुल स्थलीय सीमा, ठीक है, 5,920 किलोमीटर है, आपको तो पता है। इसमें 1,070 किलोमीटर अंतर्राष्ट्रीय, ठीक है, और 4,850 किलोमीटर अंतर्राज्यीय, मतलब राज्यों से लगने वाली सीमा, ठीक है, जो लगती है पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और गुजरात के साथ लगती है, ठीक है। उसके बाद है राजस्थान की सबसे लंबी अंतर्राज्यीय सीमा मध्य प्रदेश से लगती है। ये भी आपको याद रखना किस राज्य से सबसे अंतर्राज्यीय सीमा ज़्यादा लगती है और किससे कम लगती है। तो कम जो लगी है वो पंजाब से लगी है और ज़्यादा लगी है वो मध्य प्रदेश से लगभग 1,600 किलोमीटर लगती है, ठीक है, और पंजाब से 89 किलोमीटर लगती है, ठीक है। पाली जिले की सीमा सर्वाधिक राज्यों व जिलों से लगती है। मतलब राजस्थान में जितने भी जिले हैं उन जिलों की सर्वाधिक सीमा पाली जिले से लगेगी। और जो 8 जिले हैं उनको आप कन्फर्म याद रखिए ना, अजमेर, आजमगढ़, सिरोही, उदयपुर, जालोर और बाड़मेर, जोधपुर और नागौर, ठीक है। उसके बाद है राजस्थान के 2 ऐसे जिले हैं जिनकी अंतर्राज्यीय और अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगती है, ठीक है। 2 ऐसे जिले राजस्थान के जिसके अंतर्राज्यीय सीमा भी और अंतर्राष्ट्रीय सीमा भी, वो है गंगानगर और बाड़मेर। गंगानगर की जो है पाकिस्तान पंजाब से लगती है, बाड़मेर की पाकिस्तान गुजरात से लगती है, ठीक है। इसके बाद जो है नेक्स्ट रेड क्लिफ जो है आपको पता है अंतर्राष्ट्रीय सीमा और राजस्थान से लगती है 1,070 किलोमीटर, पाकिस्तान से लगती है, ठीक है। और राजस्थान में सर्वाधिक सीमा जैसलमेर से, ठीक है। इसकी और न्यूनतम सीमा बीकानेर से लगती है। पाकिस्तान के 2 राज्य जो राजस्थान को छूते हैं वो है पंजाब प्रांत और सिंध प्रांत। मतलब पाकिस्तान के 2 ऐसे राज्य बोल सकते हैं हम जो कि राजस्थान को छूते हैं, वो है पंजाब प्रांत और सिंध प्रांत। एग्जाम में पूछ लिया जा सकता है, वो उन्हें इंक्लूड कर दिया, ठीक है। नेक्स्ट इसमें हम बात करते हैं राजस्थान के जिलों के बारे में। तो देखिए फ्रेंड, जो मैंने स्लाइड्स इंक्लूड की है वो ज़्यादा आपको टाइम नहीं लगेगा, ठीक है। आप इसको स्लाइड का स्क्रीनशॉट ले लेना या सेव कर लेना, कोई भी दिक्कत नहीं है। मैं आपको PDF भी प्रोवाइड कर दूँगा। और ये जो इंक्लूड किए मैंने टॉपिक एग्जाम के हिसाब से, स्टैटिक जीके के हिसाब से ही लिए हैं, तो आपको हेल्पफुल रहेंगे, ठीक है। आपने आगे देखते जाए। नेक्स्ट हम देखते हैं इसमें राजस्थान के जिलों के बारे में। तो राजस्थान के अपने वर्तमान स्वरूप में आपको पता है 1 नवंबर 1956 को आता है। तो इस टाइम पे 1 नवंबर 1956 को जो राज प्रमुख का पद समाप्त किया गया था और राज्यपाल का सृजित किया गया था, ये भी आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद कौन कौन राज्यपाल बने थे वो भी ध्यान रखना है। राज प्रमुख अंतिम में कौन था वो भी याद रखना है। और राजस्थान में कुल उस टाइम पे 26 जिले थे, ठीक है। और 26 जिले जब थे 1 नवंबर 1956 को, तो 26वां जिला वो तो अजमेर था, ठीक है। उसके बाद जो सारे जिले बने थे डेट वाइज वो आपको याद रखना है। तो 26वां जिला अजमेर बना था, ठीक है, 1 नवंबर 1956 को, ठीक है। 27वां जिला जो आपको बना था धौलपुर बना था और 15 अप्रैल 1982 को बना था, ठीक है। उसके बाद जो 3 जिले हैं 28, 29 और 30, इनको तो 10 अप्रैल 1991 में ये आपको इजीली याद हो जाएंगे। और 31वां जिला हनुमानगढ़। तो अभी जो स्टेनोग्राफर एग्जाम में हुआ था वो हनुमानगढ़ के बारे में पूछा गया था कि इस्टेब्लिश कब हुआ था। हनुमानगढ़ जो जिला है 12 जुलाई 1994 को इस्टेब्लिश हुआ, ठीक है। उसके बाद करौली, ठीक है, और प्रतापगढ़। और प्रतापगढ़ क्या है अभी लेटेस्ट जो अभी ऐड हुआ है वो है, ठीक है, ये 26 जनवरी 2008 को ऐड किया, मतलब नया जिला बनाया गया था राजस्थान के अंदर। और किससे अलग हुआ था ये सब आपको याद करके रखना, प्रतापगढ़ से रिलेटेड वो पूछ सकता है, ठीक है। तो जो प्रतापगढ़ जिला था, ठीक है, वो परमेश चंद कमेटी की सिफारिश पर बनाया गया था, ठीक है, आप इसको याद कर लेना। उसके बाद है राजस्थान का सबसे बड़ा जिला जैसलमेर, आपको सब पता है जैसलमेर भारत का तीसरा सबसे बड़ा जिला है, ठीक है। तो अगर राजस्थान में हमारे जैसलमेर पड़ता है, ठीक है, और वो भारत का तीसरा जिला है, तो इससे रिलेटेड भी कुछ और पूछ सकता है। सबसे बड़ा जिला है जो गुजरात का कच्छ जिला है भारत का, ठीक है। उसके बाद दूसरा है जम्मू कश्मीर का लेह, और फिर तीसरा आता है अपने राजस्थान का जैसलमेर, जिसमें मैंने बता दिया, ठीक है। राजस्थान का सबसे जो छोटा जिला है वो धौलपुर पड़ेगा, ठीक है। और 2001 की जनगणना के अनुसार जयपुर सबसे बड़ा जिला है जनसंख्या के हिसाब से, ठीक है। तो एग्जाम में कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, आपको जिस हिसाब से पूछा जाएगा उस हिसाब से आपको माइंड में रखना है और वही जवाब देना है, ठीक है आपको। और जैसलमेर सबसे छोटा जिला है जनसंख्या के हिसाब से, क्योंकि आपको पता है जैसलमेर में शुष्क मरुस्थल आता है, उस हिसाब से वहाँ जनसंख्या की बहुत कम रहेगी, ठीक है। और उसके बाद राजस्थान के 2 जिले जो खंडित जिले हैं, ये पूछ सकता है आपके खंडित जिले कौन कौन से हैं, ठीक है। तो अजमेर का एक तो टोडगढ़ है, ठीक है, और चित्तौड़गढ़ का रावतपाटा, ये है राजस्थान के 2 जिले जो खंडित जिले हैं, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं राजस्थान के जिले और उनकी आकृति, ठीक है। आपको पता है कि राजस्थान में जो जिले हैं कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है इस जिले की आकृति किस तरीके की, या फिर प्यालाकार या अर्धचंद्र, मतलब कुछ भी पूछ लिया जाता है। फिर सिक्के जो है अर्धचंद्राकार उसकी आकृति है, ठीक है। झुंझुनू है उसके ऊपर सिक्का राज, ठीक है। तो उस हिसाब से जैसलमेर की अनियमित बहुभुज, तो ये आप देख लें जोधपुर की ऑस्ट्रेलिया के तरह, मतलब उसकी सेम मिलती जुलती है। दौसा की आकृति धनुषाकार है, ठीक है।
करौली की आकृति जो बताकार है, ठीक है। अजमेर की त्रिभुजाकार, चित्तौड़ के घोड़े की नाल की सदृश है। तो आपको पता है कि चित्तौड़ की आकृति घोड़े की नाल के समान है, मतलब। तो एक बार किसी ये भी आता, मतलब कि घोड़े की नाल की वो जो, मतलब घोड़े के आकार की जो नाल के आकार की वो पहाड़ियाँ कहाँ मिलती है, वो शाहबाद में, ठीक है। नेक्स्ट में हम बात करते हैं राजस्थान में संभाग, ठीक है। आपको पता है राजस्थान में 7 संभाग है, ठीक है। उसमें जो आपको ये भी याद रखना है कि राजस्थान के जो संभाग है उसमें मतलब कौन से जो जिला है उसमें पड़ते हैं, ठीक है। उस जिले से जो संभाग है उसमें कौन कौन से जिले आते हैं वो आपको याद रखना है, ठीक है। तो बीकानेर जो संभाग है, आप हम इसमें जो मैंने ये टेबल जो इंक्लूड की है वो सीरीज़ वाइज इंक्लूड की है, और जो मतलब कि बुक वगैरह में आता है वो सीरीज़ वाइज नहीं आता, वो तो मैंने उस हिसाब से बीकानेर संभाग की, जैसे बीकानेर सबसे टॉप है, ठीक है, उधर आता है। तो बीकानेर, गंगानगर और हनुमानगढ़ और चूरू, ये टॉप के रह गए आपके। फिर उसके बाद अपन लेफ्ट साइड में चलते हैं, जयपुर संभाग आ जाता है। जयपुर में दौसा, सीकर, अलवर, झुंझुनू पड़ जाएगा। फिर जैसे हम राइट साइड में चलेंगे वहाँ पे आप मैप में आप अगर आप मैप देखते हुए पढ़ोगे तो आपके लिए इजीली आपको याद हो जाएगा। राइट साइड में अपन चलेंगे पूर्व की तरफ तो भरतपुर संभाग आ जाएगा। भरतपुर में धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर, ठीक है, ये आ गया आपके। फिर एग्जैक्ट अपन राइट में चलेंगे पूर्व, एग्जैक्ट पूर्व में तो कोटा संभाग आ जाएगा। कोटा, बूंदी, बारा, इसके अंदर ये जिले आ जाएंगे, ठीक है। फिर उसके थोड़े नीचे रिलेटेड आएंगे अपन उदयपुर में, उदयपुर, राजसमंद, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, चित्तौड़गढ़, ये नीचे आ जाएंगे। फिर उसके अपन अगर ईस्ट साइड में चलेंगे, जोधपुर संभाग मतलब पश्चिम की तरफ चलेंगे, जिस तरह हमें जैसलमेर पड़ता है तो उधर जोधपुर संभाग आएगा। जोधपुर में अपने जोधपुर, जालोर, बाली, बाड़मेर, सिरोही और जैसलमेर आ जाएगा, ठीक है। एकदम सेंटर में जो अजमेर संभाग है उसमें अजमेर, भीलवाड़ा, ओटोक और ये आपका नागौर पड़ जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप मैप के अनुसार अगर मैप को माइंड में रख के अगर याद करोगे तो आपको इसलिए याद हो जाएंगे। तो ये स्लाइड भी मैंने इंपॉर्टेंट स्लाइड्स ही इंक्लूड किए, तो आप वो देख लेना अच्छी तरीके से और इस हिसाब से आपको याद करके चलना है, ठीक है। इसमें अगर आपको लगे कि आपको नोट्स वगैरह थोड़े कम पड़ रहे हैं तो आप अपने नोट्स जो क्रिएट बनाए हुए हैं उससे पढ़िएगा, ठीक है। इसमें मैं यही आइडिया दे रहा हूँ कि आपको मतलब कि कहाँ से कितना क्या पूछ सकता है, वेटेज कितना क्या रहेगा, वही वेटेज मैंने उनकी स्लाइड्स इंक्लूड की है, ठीक है। नेक्स्ट में बात करते हैं हम राजस्थान के भौतिक विभाग की, ठीक है, मतलब कि भौगोलिक, ठीक है। तो राजस्थान को सामान्य 4 भौतिक विभागों में बांटा गया है। आपको पता है कि जलवायु के आधार पर और भौतिक विभाग के आधार पर दोनों को अलग अलग भागों में बांटा गया है। जो भौतिक विभाग है उसके स्ट्रक्चर के आधार पर 4 भागों में और जलवायु के आधार पर 5 भागों में बांटा गया है। तो एग्जाम में ये भी पूछ लिया जाता है, ध्यान रखना, ठीक है। तो भौतिक में 4 भागों में तो पश्चिम और स्थल हो गया आपका, अरावली पर्वतीय और पूर्वी मैदान और दक्षिणी हो गया, ठीक है। इसमें मैप मैंने इंक्लूड किया है, उस हिसाब से पढ़ लिया, ठीक है। तो ये जो पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश आ गया, ठीक है, इसके अंदर 2 भागों में बांटते हैं, शुष्क और अर्धशुष्क, ठीक है। उसके बाद है अरावली पर्वतीय क्षेत्र आ जाएगा आपका। उसके बाद 3rd नंबर होगा पूर्वी मैदान प्रदेश, जिसको धान का कटोरा बोलते हैं क्योंकि ज़्यादातर नदियाँ इसमें प्रभावित होती है और जहीं पे मतलब खेती वगैरह ज़्यादा इसी एरिया में होती है, ठीक है। उसके बाद है दक्षिण पूर्वी पठारी भाग, ठीक है। तो ये जो है भौगोलिक विस्तार के आधार पर 4 भागों में राजस्थान को बांटा गया, उस हिसाब से आप याद कर लेना, ठीक है। सबसे ज़्यादा जनसंख्या जो कमी आएगी वहाँ पे मतलब जैसलमेर इसमें आएगी, ठीक है। और जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक आपके पूर्वी मैदान प्रदेश में मिलेगा आपको, ठीक है। आपको ये भी याद रखना, ध्यान रखना, ठीक है। नेक्स्ट में हम बात करते हैं जलवायु। तो राजस्थान की जलवायु के आधार पर इसको 5 भागों में बांटा गया, ठीक है। तो आप जलवायु देखोगे, शुष्क जलवायु, ठीक है, उसमें 0 से 20 सेंटीमीटर तक की वर्षा होती है, ठीक है। अर्ध शुष्क आता है 2nd नंबर पर, उसमें 20 से 40 सेंटीमीटर की वर्षा होती है। उपाद्र जलवायु 40 से 60 सेंटीमीटर, ठीक है। आर्द्र जलवायु 60 से 80 सेंटीमीटर, ठीक है। अति आर्द्र जलवायु 80 से 100 सेंटीमीटर तक की वर्षा होती है राजस्थान में। तो इस हिसाब से आप ध्यान रखना, क्योंकि उस तरफ अगर जैसलमेर की तरफ आप देखो तो बहुत सूखा पड़ा उस हिसाब से, मतलब कि क्योंकि अरावली बीच में आ जाती है, उस हिसाब से पानी मतलब ये जो है पूर्वी हवाएं जो चलती है वहाँ तक नहीं पहुँच पाती, इस वजह से वहाँ शुष्क है और जो बारिश की कमी भी आपको देखने को मिलेगी वहाँ पे। इसको मैप में देख लेते हैं अच्छी तरीके से। जो फर्स्ट आपके आ जाएगा शुष्क जलवायु प्रदेश, ठीक है, 0 से 20 सेंटीमीटर तक की वर्षा होती है। सेकंड आपका जो अर्ध शुष्क, ठीक है। 3rd नंबर पर आपका उपाद्र आ गया। 4th नंबर पर आर्द्र जलवायु आ जाएगी और 5th नंबर पर आपका अति आर्द्र आ जाएगा, ठीक है। तो सर्वाधिक जो वर्षा का आपको पता है कि इस तरफ जाती है, ठीक है। आपका मतलब कि वर्षा जो चलेगी आपके पूर्व से पश्चिम की तरफ से पूर्वी हवाओं से चलेगी, बंगाल की खाड़ी से जो उठती है हवाएं उसकी पूर्वी हवाएं बोलती है, ठीक है। पूर्वी हवाएं से आपके इधर चलेगी, तो जैसे जैसे इस तरफ जाओगे आपके मतलब कि दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की तरफ जाओगे तो आपकी बरसात मतलब कि बढ़ेगी, ठीक है। और उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की अगर आओगे इस तरफ से आप तो बारिश की जो मतलब कम देखने को मिलेगी, ठीक है। तो एग्जाम में आपसे पूछ लिया जाता है कि किस तरफ मतलब कि दिशा में जाने पर आपकी जो वर्षा बढ़ेगी, किस तरफ कम होगी, तो आप ये ध्यान रख के चलना और को याद रख के चलना, ठीक है। नेक्स्ट में बात करें राजस्थान की जलवायु, जो इससे जो मेन जो वो पढ़ लेते हैं। राजस्थान में वर्षा का औसत 57 सेंटीमीटर, ठीक है, 57 सेंटीमीटर, ठीक है, अच्छी तरह याद रखना। और राजस्थान में वर्षा की मात्रा दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम की ओर घटती है,
या कम होती है, कुछ भी पूछ सकता है एग्जाम में, कन्फ्यूज होने की जरूरत नहीं है। वर्षा के दिनों की संख्या उत्तर पश्चिम से दक्षिण की पूर्व बढ़ती है, ठीक है, मैंने बता दिया आपको। राजस्थान को 50 सेंटीमीटर रेखा जो 2 भागों में बांटती है, और 25 सेंटीमीटर जो रेखा है जो राजस्थान के मरुस्थल को 2 भागों में बांटती है। ये अच्छे तरीके आप याद करके चलना, 2 पॉइंट है, दोनों को इंक्लूड ध्यान ध्यान में रखना, ठीक है। नेक्स्ट इसमें हम बात करते हैं जो कोपेन है उसका जलवायु वर्गीकरण, और ये एग्जाम पूछ लिया जाता है, तो इसका सीरीज वाइज आपको अच्छी तरह से याद करना है, ठीक है। तो स्टार में जो है AW आएगा, ठीक है, फिर उसका BSHW, फिर आएगा आपका BWHW, और फिर जो ये संभाग आता है उसको CWG, ठीक। 4 भागों में बांटा है कोपेन ने जलवायु के आधार पर राजस्थान को, ठीक है। AW, BSHW, BAWHW एंड CWG, ठीक है, इनको याद करना, कोडेड है एक तरीके से, तो दोनों के यहाँ पे याद कर लेना, एग्जाम में पूछ लिया जा सकता है, ठीक है। आपका एग्जाम का लेवल जो है LDC लेवल है, तो उस हिसाब से आपको पूछा जाएगा, ठीक है। जो RS वगैरह उसमें हाई लेवल से पूछा जाएगा, बाकी कॉन्सेप्ट वही रहता है, तो आप अच्छी तरीके से देख लेना आप इनको। ये स्लाइड जो है आपकी मतलब कि इम्पोर्टेंट ही कह लो इसको, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, क्योंकि इसमें जो है हमेशा पूछा जाता है, ठीक है। ये भौगोलिक प्रदेश जो है उनके नाम के हिसाब से मतलब ये कहाँ पड़ता है वो एक बार मैं आपको बता देता हूँ, फिर भी आप स्क्रीनशॉट ले लेना और वीडियो को देख लेना आपको पॉज करके। जो ऊपर माल है, ठीक है, ऊपर माल की पहाड़ियाँ जो बोलती है चित्तौड़गढ़ के भैंसरोडगढ़ से, ठीक है, भीलवाड़ा के बिजोलिया तक ये पठारी भाग है, उसको ऊपर माल कहते हैं, ठीक है। नाकोड़ा पर्वत कहाँ पड़ेगा, ये आपके बाड़मेर के सिवाना में जो पहाड़ियाँ उनमें 56 की पहाड़ियाँ बोलते हैं उनको, और उन्हीं पहाड़ियों में है नाकोड़ा पर्वत आपके, जो जैन मुनियों के लिए जो प्रसिद्ध है वहाँ पे, ठीक है। 56 की पहाड़ियाँ जो है बाड़मेर सिवाना में पड़ेगी, ठीक है। फिर 56 का जो मैदान है, ठीक है, दोनों को मैंने साथ ही इंक्लूड कर दिया ताकि आपको कन्फ्यूजन नहीं हो। बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ के बीच का जो एरिया है उसको 56 का मैदान बोलेंगे, और 56 की पहाड़ी आपके बाड़मेर की सिवाना में पड़ती है, ठीक है। उसके बाद है कांठल, कांठल बोलेंगे माही नदी मतलब जहाँ जहाँ चलती है ना उस एरिया को, मतलब माही नदी जहाँ से उद्गम होती है उसको एरिया को कांठल बोलते हैं, ये भी प्रतापगढ़ में आपके आएगा, ठीक है। भाकर बोलेंगे अपन पूर्वी सिरोही की जो तिरु ढलान वाली जो पहाड़ी होती है उसको बोलते हैं भाकर, ठीक है। खेराड़ बोलेंगे हम भीलवाड़ा और टोंक के जो क्षेत्र बनास बेसिन उसको बोलेंगे, ठीक है। देवल बोलेंगे हम डूंगरपुर बांसवाड़ा के मध्य भाग को। तो ये जो है आपके जो एक तरीके से वन लाइनर ही है, और मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो भौगोलिक प्रदेश के नाम है जो राजस्थान में पड़ते हैं, वो पूछता है एग्जाम जरूर पूछेगा, ठीक है। स्टैटिक जीके में आपके हमेशा आता है और वो पूछ लिया जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट इसमें हम देखते हैं बोमट। तो बोमट जो आपके डूंगरपुर पूर्व सिरोही उदयपुर के जो भील आदिवासी क्षेत्र है उसको बोलेंगे, ठीक है। कुगड़पट्टी आप सबको पता है नागौर और अजमेर के क्षेत्र को बोलते हैं, ठीक है। लाठी सीरीज आपके जैसलमेर में पोखरण से लेकर मोहनगढ़ तक के क्षेत्र को बोलेंगे, जहाँ पे आपको चांदल जो है चौहान नलकूप है वो फेमस है वहाँ पे, तो इस एरिया में आता है वो लाठी सीरीज क्षेत्र में, आपको उसको ध्यान रखना, ठीक है। बांगड़ आपके शेखावाटी क्षेत्र में बोलेंगे, ठीक है। और बागड़ जो आएगा आपका डूंगरपुर और बांसवाड़ा क्षेत्र में आएगा, ये हमेशा कन्फ्यूजन वाले होते हैं, उनके बारे में पूछा जाता है दोनों के बारे में, तो इनको साथ मैंने इंक्लूड कर दिया है, कन्फ्यूजन की जरूरत नहीं है आपको, ठीक है। उसके बाद है जांगल प्रदेश जो है बीकानेर तथा उत्तरी जोधपुर में पड़ता है, ठीक है। ढूंढाड़ आपके जयपुर के आसपास का क्षेत्र होता है, और मुकुंदवाड़ा की पहाड़ियाँ जो होती है कोटा और झालावाड़ के बीच में आती है, ठीक है, मुकुंदवाड़ा की पहाड़ियाँ, ठीक है। जो ये आपके ये स्लाइड है आपका स्क्रीनशॉट ले लेना अच्छी तरीके से, और मैं आपको प्रोवाइड भी कर दूंगा PDF, उसमें आप अच्छी तरीके से देख लेना, ठीक है। नेक्स्ट इसमें हम बात करते हैं राजस्थान की झीलों के बारे में, ठीक है। तो राजस्थान के अंदर 2 तरह की झीलें आपको पता है, खारे पानी की झीलें होंगी और एक मीठे पानी की झीलें होंगी, ठीक है। दोनों को मैंने एक साथ इंक्लूड कर दिया, आपको कहीं भी जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो इसके हम देखते हैं जो आपकी सांभर जो है आपके अजमेर नागौर में पड़ेगी, ठीक है। टीडवाना आपके नागौर में पड़ती है, कावद आपके जैसलमेर में पड़ेगी, पचमढ़ी आपके बाड़मेर में पड़ेगी, लूणकरण से आपके बीकानेर में पड़ेगी, ठीक है। तो एग्जाम में पूछा गया था पंचभद्रा झील जो है खारे पानी की झील वो कहाँ पड़ेगी, तो बाड़मेर पड़ेगी, ठीक है, एग्जाम में आया था, तो इसको देख लेना अच्छी तरीके से। तो इससे रिलेटेड मतलब कुछ भी आपको पूछ सकते, कोई भी झील पूछ सकते हैं आपको, कहाँ पे मतलब कहाँ पड़ेगी आपके, कौन से ज़िले में रहेगी आपके, तो उसको याद करके जाना, ठीक है। ताल छापर आपके चुरू में पड़ेगी, फलोदी जो आपके जहाँ जोधपुर में पड़ती है, डेगाना आपके नागौर में पड़ेगी, रेवासा आपके सीकर में, और पीतनपुर आपके सीकर में पड़ेगी। तो आपकी जो शॉर्ट ट्रिक है कि साड़ी का पत्ता वो साड़ी का पल्लू कुत्ता फाड़े, तो उस हिसाब से मैंने इसको इंक्लूड किया है आपके सीरीज वाइज, तो आपको याद करने में कोई दिक्कत नहीं रहेगी, ठीक है। मीठे पानी की जो झील है आपके मैंने उस हिसाब से इंक्लूड किया है, जो जिला है उस हिसाब से, ठीक है। अजमेर ज़िले में आपके 3 जो है मीठे पानी की झीलें पड़ेगी, ठीक है, आना सागर, ठीक है, फाई सागर झील और पुष्कर झील, ये तीनों अजमेर में पड़ती है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं उदयपुर में आपकी 4 झीलें जो मेन है इंपॉर्टेंट वो पड़ती है, जयसमंद झील, ठीक है, देवर झील जिसको बोलते हैं, पिछोला झील, फतेह सागर झील, उदय सागर झील, ये चारों झील आपके उदयपुर में पड़ेगी, ठीक है। नेक्स्ट इसमें कोलाई झील आपकी बीकानेर में पड़ेगी, कायलाना झील आपके जोधपुर में पड़ेगी, सिलीसैट अलवर में पड़ेगी, ठीक है, नक्की झील सिरोही में पड़ेगी। उसके अलावा जो अदर झील्स में जैसे राजसमंद वगैरह वो आपके मैं आगे बता दूंगा, जो मेन इंपॉर्टेंट है वो स्लाइड में इंक्लूड कर दिए।
तो आप इसका स्क्रीनशॉट लेने की या फिर मैंने PDF जो है उसमें आप देख लेना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट इसमें हम बात करते हैं, ये स्लाइड जो मैंने स्टार कर रखी है ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इससे क्वेश्चन हमेशा मतलब जो एग्जाम है इस बार जीवन के बहुत सारे क्वेश्चन इसमें पूछे जा रहे हैं, ठीक है। इस जो स्लाइड है आप इसको एक बार स्क्रीनशॉट ले लो अच्छी तरीके से। इसमें मैं आपको ये बताता हूँ कि जो झीलें हैं उसका निर्माण किसने किया था और कब हुआ था। ये क्वेश्चन बार बार पूछे गए हैं, मतलब जो जीवन के एग्जाम में IBPS ने पूछा है बहुत बार, तो इसको मैंने अच्छी तरीके से बनाया है, आप इसको देख लेना, ठीक है। मैं बताता हूँ इसमें जो जयसमंद झील है आपकी, उसका निर्माण मेवाड़ की जो राणा है जयसिंह ने करवाया था, ठीक है। और निर्माण कब कराया था, 1687 से 91 में करवाया था, ठीक है। राजसमंद झील आपका निर्माण राज सिंह ने करवाया था, ठीक है, 1662 में छिंदर में इसका निर्माण कराया था। पिछोला झील का निर्माण 14वीं सदी में राणा लाकेश पिछू नामक बंजारे ने करवाया था, ठीक है। आना सागर का निर्माण अर्णोराज ने कराया था 1137 में। पुष्कर नाम ब्राह्मणों द्वारा हुआ था। फतेह सागर का निर्माण फतेह सिंह ने करवाया था, ठीक है, 1678 ईस्वी में। सिलीसेट झील है उसका निर्माण विनय सिंह ने करवाया था। और सिलीसेट महल उसका भी निर्माण विनय सिंह ने करवाया था, ठीक है। बालसमंद झील का निर्माण परिहार शासक बालक राम ने करवाया था 1159 में, ठीक है। एडवर्ड सागर गेप सागर जो डूंगरपुर में पड़ती है उसका निर्माण महाराल गोपीनाथ ने करवाया था, ठीक है। तो इस स्लाइड में जो है एग्जाम से क्वेश्चन आपके जरूर आएगा, आप उसको मतलब कि 5-6 बार पढ़ लेना, अच्छी तरीके से रट ही लेना। एक क्वेश्चन जो आएगा आपके 2 नंबर कन्फर्म हो जाएंगे। ऐसा है कि जब क्वेश्चन अगर आपको आएंगे तो आप उसका आंसर दोगे और आपको 2 नंबर इजीली मिल जाएंगे। मैथ्स रीजनिंग वगैरह जो होती है इसमें आपको सोल्व करना पड़ता है, टाइम लगता है। इसमें अगर ऐसा है कि राजस्थान में अगर आप पढ़ के जा रहे हो, आपको याद है, आप टिक करोगे, आपको फ्री के 2 नंबर मिल जाएंगे। तो इस तरीके से आप देख के चलना, ठीक है। नेक्स्ट में बात करें राजस्थान की जो प्रमुख बहुउद्देशीय परियोजनाएं जो मतलब कि नहर परियोजना वगैरह, तो इससे भी क्वेश्चन आपको पूछा ही जाएगा, तो वो मैंने इंक्लूड कर दिया, ठीक है। तो इसमें जो मेन जो आपके पहले तो है इंदिरा गांधी नहर परियोजना, ठीक है। इस नहर का उद्गम पंजाब में फिरोजपुर के निकट सतलज व्यास नदी के संगम पर बने हरिका बैराज से होता है, ठीक है। एकदम पूछ लेते हैं इंदिरा गांधी नहर परियोजना उसका उद्गम कहाँ है, तो हरिके बैराज पंजाब से, ठीक है। इसको है ना जो 2 भागों में बनाया गया, ठीक है। प्रथम भाग है जो राजस्थान का फीडर कहलाता है, ठीक है। इसकी लंबाई 204 किलोमीटर है। 169 किलोमीटर जो पंजाब हरियाणा में रहती है, 35 किलोमीटर राजस्थान में पड़ती है, ठीक है। जो कि हरिके बैराज से हनुमानगढ़ से मसीतावाला हेड तक विस्तारित है। मतलब कि पंजाब में हरिका बैराज से निकलेगी इंदिरा गांधी, उसके बाद हनुमानगढ़ में मसीतावाली तक आती है, ठीक है। तो वह प्रथम भाग हो गया। दूसरा जो पार्ट है इसका, इसकी लंबाई 445 किलोमीटर है। ये मसीतावाली से जैसलमेर तक जाएगी, ठीक है। जो हरिका बैराज है वहाँ से निकलती, ठीक है। हरिका बैराज से हनुमानगढ़ में मसीतावाली तक पड़ेगी, ठीक है। मसीतावाली से फिर जैसलमेर के मोहनगढ़ कस्बे तक, ठीक है। और इसलिए मोहनगढ़ कस्बे को जो इंदिरा गांधी नहर परियोजना उसका 0 पॉइंट भी कहते हैं। एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि किस भाग को जो है इंदिरा गांधी का 0 पॉइंट बोलेंगे, तो मसीतावाली से आके बाद फिर मोहनगढ़ कस्बे तक पहुंचती है तो उसको 0 पॉइंट बोलेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से आप देख रहे हो कि मतलब स्लाइड्स में है ना जो मेन जो है मैंने वही इंक्लूड किए हैं, फालतू कुछ भी नहीं है। और उससे रिलेटेड आपको आइडिया हो जाएगा कितना क्या पढ़ना है, कौन से टॉपिक से कितना पढ़ना है, ठीक है। नेक्स्ट में बात करते हैं इंदिरा गांधी जो नहर परियोजना उसकी जो लिफ्ट नहर परियोजना है जो बनाई गई है उनको आप अच्छी तरह ध्यान रखना, ठीक है। लिफ्ट नहर परियोजना मतलब कि इंदिरा गांधी जो मेन नहर है उनसे अलग अलग पार्ट मतलब अलग अलग जिलों को सप्लाई करने के लिए उनसे लिफ्ट नहरें बनाई गई है, तो उनको आप जो याद रखना, ठीक है। जो चौधरी कुंवरराम लिफ्ट नहर परियोजना है वो हनुमानगढ़, चूरू और झुंझुनू में, ठीक है, लाभान्वित जिले हैं उनसे, ठीक। कंवर सिंह लिफ्ट नहर परियोजना जो श्रीगंगानगर बीकानेर में, ठीक है। ये सबसे लंबी नहर परियोजना, ठीक है। उसके बाद पन्नालाल बारू लिफ्ट परियोजना है बीकानेर, भैरुदम चालनी बीकानेर में, ठीक है। डॉक्टर करणी सिंह बीकानेर जोधपुर और जम्बेश्वर, ठीक है, जोधपुर बीकानेर में। जय नारायण व्यास जैसलमेर, राजीव गांधी जोधपुर में, ठीक है। अच्छी तरह देख लेना। एग्जाम में ये पूछ सकता है कि इंदिरा गांधी की सबसे बड़ी लिफ्ट नहर परियोजना कौन सी है, छोटी कौन सी है, सबसे बड़ी कौन सी, आपकी यही पूछा जाता है ज़्यादातर, ठीक है। नेक्स्ट में बात करते हैं आपकी एक तो हो गई, ठीक है, इंदिरा गांधी नहर परियोजना। दूसरी है गंगा नहर परियोजना, ठीक है। ये भारत की प्रथम नहर सिंचाई परियोजना और राजस्थान की भी बोल सकते हैं, ठीक है। मेन है इसलिए मैंने इंक्लूड किया है 2nd नंबर पर, ठीक है। बीकानेर के महाराजा गंगा सिंह ने 1937 में इसका निर्माण कराया था, ठीक है। वायसराय लॉर्ड इरविन ने इसका उद्घाटन किया था, ठीक है, इसलिए ये इंपॉर्टेंट रह जाती है। उसके बाद है भापनागल परियोजना, पंजाब हरियाणा राजस्थान हिमाचल प्रदेश की संयुक्त परियोजना है 4 जिलों की, ठीक है, राज्यों की, ठीक है। इसमें राजस्थान का हिस्सा 15.2% है। ये भी पूछ लिया जाता है किस परियोजना का कितना हिस्सा है, राजस्थान में कितना पड़ता है, ठीक है, उस हिसाब से। व्यास परियोजना 4th नंबर पे, ठीक है। उसमें यह पंजाब राजस्थान और हरियाणा की संयुक्त परियोजना, ठीक है। रवि परियोजना के प्रथम चरण में बांध का निर्माण किया गया था, ठीक है। और उसके बाद द्वितीय चरण में पोंग बांध का निर्माण व्यास परियोजना में किया गया था, ठीक है। नेक्स्ट में बात करते हैं ये आपके जो हो गए राजस्थान की नहर परियोजना और ये आपकी झील है, ठीक है।
इसके अलावा मैंने कोई भी स्लाइड इंक्लूड नहीं किया, जो मेन आपको टॉपिक में बता दिए, और जो फालतू पढ़ने के लिए तो बहुत सारा है, ठीक है। जो मेन पढ़ने के लिए वो मैंने आपको बता दिया। नेक्स्ट इसमें बात करें राजस्थान के इतिहास के, ठीक है। तो राजस्थान के इतिहास को जानने के लिए आपको पता है कि सिक्के, शिलालेख और ताम्रपत्र, इससे ही आपको पता चल सकता है। तो सिक्के हैं वो राजस्थान साहित्य को बताते हैं, शिलालेख जो है संस्कृत साहित्य को बताते हैं, और ताम्रपत्र जो है फारसी साहित्य को बताते हैं, ठीक है। तो जो सिक्के अपने को जो मिले राजस्थान इतिहास को जानने के लिए, वो देखते हैं कहाँ कहाँ से मिले। आमेर के जो सिक्के मिले वो झारसा सिक्के मिले, वो कछवा वंश के बारे में बताते हैं, ठीक है। मेवाड़ को जो जो इतिहास रहा है सिसोदियों का, उनके लिए जो सिक्के मिले हैं उनको चांदोड़ी स्वर्ण बोलते हैं, ठीक है। मारवाड़ के जो मिले मतलब राठौड़ वंश को बताने के लिए, वो विजय शाह सिक्के, ठीक है, उनको बोलते हैं। मारवाड़ के जो राठौड़ है उनको गदिया और फदिये बोलते हैं, ठीक है। तो इन इस स्लाइड में वो जो सिक्के सिक्के लिखे उससे भी रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। आमेर कछवा के कौन से सिक्के मतलब राजस्थान से मिले, तो वो झारसा सिक्के, ठीक है। इस तरीके से क्वेश्चन कुछ भी पूछ सकते हैं, आपको ये ध्यान रखना है, ठीक है। नेक्स्ट इसमें हम बात करते हैं शिलालेख के बारे में, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले आता है अशोक का भब्रूस लेख, ठीक है। ये जयपुर के बैराट से मिला है, ठीक है। और आपको पूछना है जयपुर के बैराट से कौन सी, तो बाणगंगा गंगा जो है नदी वो निकलती है, ठीक है। अशोक जो है वंश के इसके बारे में जानकारी मिलती है। उसके बाद है घोसुंडी का लेख चित्तौड़गढ़ से मिला, ठीक है। भगवान विष्णु की उपासना के बारे में जानकारी। बिजोलिया का शिलालेख भीलवाड़ा से मिला है, ठीक है। इसमें 7 नंबर के चौहान वंश के बारे में जानकारी मिलती है, ठीक है। चिरवे का शिलालेख मेवाड़ से मिला है, गोहिल वंश के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। तो ये जो स्लाइड से आप देख रहे हो, ठीक है, इनको अच्छी तरीके से आप देख लेना। और अगर आपको मतलब ये सब बार बार अगर एक बार वीडियो और देख लोगे अच्छी तरीके से आपको याद हो जाएगा, आपको ये भी आइडिया हो जाएगा कहाँ से कितना पढ़ना है, वो मैं बता रहा हूँ, ठीक है। इसमें नेक्स्ट हम बात करें साहित्यिक स्रोत के बारे में, ठीक है। हमने सिक्के पढ़ लिए, शिलालेख देख लिए, उसके बाद स्रोत मतलब साहित्य के मतलब जो भी मतलब कि ग्रंथ वगैरह रचना की गई है उससे रिलेटेड, ये उसी के बारे में तो आपको पता है। इतिहास में जो राजा हुए महाराजा राजस्थान का जो जितने वंश हो उनके बारे में पता चलता है। तो राजस्थान का जो साहित्य है पृथ्वीराज रासो, ठीक है, ग्रंथ, ठीक है। उसके साहित्यकार वो चंद्र बजाय, ठीक है। बिसल देव रासो किसने नरपति नाल है, ठीक है। हमीर रासो जोधराज की रचना है, ठीक है। बेली कृष्ण रुक्मणी रीप पृथ्वीराज राठौड़ की रचना है, ठीक है। कान्हरदेव प्रबंध पद्मनाभ की रचना है। पाथल और पीतल कन्हैयालाल सेठिया की है, ठीक है। लीलटास ये भी कन्हैयालाल सेठिया की है। ये क्वेश्चन तो आ रहे हैं इसमें पटवारी में पूछा जा रहा है यार, तो इससे ये क्वेश्चन तो आपको देखना है कि कन्हैयालाल सेठिया की जितनी भी रचना है वो आपको पढ़ लेना, ठीक है। नैनसी ख्यात मनोरत्न नैनसी के, ठीक है। उसके बाद जो संस्कृत साहित्य आ जाते हैं, ये तो जितने भी थे आपके ये राजस्थान के, ठीक है। उसके बाद संस्कृत साहित्य किसने रचना की थी, पृथ्वीराज विजय की रचना जयानक ने की। ये क्वेश्चन आया है जीवन में पूछा गया, ठीक है। और पटवारी में भी आया था, तो ये देख लें, ठीक है। हमीर महाकाव्य नयनचंद्र सूर्य ने, ठीक है। हमीर मधुमर्दन ग्रंथ जयसिंह सूर्य ने। कुवलय माला उदयन वंश भास्कर ने, सूर्यमल मिश्र ने। नृत्य राणा कुंभा की। भाषा भूषण जसवंत सिंह की। एकलिंग माने कान्हाजी व्यास, ठीक है। उसके बाद फारसी आ जाते हैं जो मतलब मुगलों के ज़्यादातर जो है वो इस तरफ, ठीक है। मैंने हर स्लाइड में मतलब कि एक टेबल बना के जो इंक्लूड किया है, उसमें टाइम तो बहुत लगा है, टाइप वगैरह करने में मेहनत भी लगी। तो इस मेहनत को ऐसे ही जाया मत देना, मत जाने देना, पढ़ना बार बार। वीडियो को अगर समझ में नहीं आया पॉज करके एक बार वापस करके स्लाइड का स्क्रीनशॉट लेकर अच्छे से देख लेना, ठीक है। जो चचनामा है जो अली अहमद ने लिखा है। उसके बाद है मिमता उल फुतू अमीर खुसरो की है, ठीक है। पूछ लिया जाता है अमीर खुसरो की कौन सी मतलब ये रचना है, कौन सा ग्रंथ है, तो ऑप्शन में दिया, अगर आपको याद है तो आप कर दोगे, ठीक है। उसके बाद खजाइन उल फुतू अमीर खुसरो की, ये भी। तुजुक बाबरी बाबर की आत्मकथा है। हुमायूंनामा गुलबदन बेगम लिखा। आईने की बरी अबुल फजल की, ठीक है। तुझ के जहांगीर जहांगीर की है, ठीक है। तारीख राजस्थान कालीराम कायस्थ ने लिखा है, ठीक है। तो ये आप अच्छी तरीके से देख लेना। नेक्स्ट इसमें हम बात करते हैं राजस्थान के वंश के बारे में, ठीक है। तो राजस्थान के वंश आपको पता है बहुत ज़्यादा मतलब सिलेबस से बहुत बड़ा है, ठीक है। तो इसमें आप अगर पढ़ते जाओगे तो क्वेश्चन से बहुत कंप्लीट हो रहे हैं, मतलब बहुत ही कम पूछे जा रहे हैं। जितने बार स्टेनोग्राफर देखा आपने मतलब कि जितना एग्जाम हुआ है अभी, तो उसमें क्वेश्चन बहुत कम आ रहे हैं। बाकी एक बार आपको देख लेना मतलब राजस्थान के वंश जितने भी होते हैं, ठीक है। तो आपके चौहान वंश हुआ, चौहान वंश के बाद जितनी डिटेल्स है आपके अच्छी तरीके से देख लेना। उसके बाद राठौड़ वंश आता है, ठीक है, उसको देख लेना अच्छी तरीके से। नेक्स्ट सिसोदिया वंश, जितने भी आपके राजस्थान के वंश हैं अच्छी तरीके से आप देख लेना। इसमें मैं डीपली आपको पढ़ाने की कोई जरूरत नहीं है, वैसे ज़्यादातर आपको पढ़ा हुआ है। उसके बाद कछुआ वंश, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं यादव वंश, ठीक है। गहलोत वंश, ये आप पढ़ लेना अच्छी तरीके से, इसमें मैंने ज़्यादा इंक्लूड नहीं किया। फिर आपके राजस्थान के 18 स्वतंत्र क्रांति, ठीक है। मेन जो स्लाइड है वही बताऊँगा आपको, ठीक है। राजस्थान की 18 स्वतंत्र क्रांति से आपको क्या पढ़ के जाना है, जो मेन जो है स्टेटिक वो पढ़ लेना आपके। अंग्रेजी की अधीनता स्वीकार करने वाली प्रथम रियासत आपको पता है करौली थी, ठीक है, पढ़ लेना आपको। और उसके बाद है संपूर्ण भारत में 500
62 देसी रियासतें थी, राजस्थान में उसकी 19 देसी रियासतें थी। तो पूछ लिया जाता है 1857 की क्रांति के टाइम में राजस्थान में कितनी देसी रियासतें थी, 19 देसी रियासतें थी, ठीक है। 1857 की क्रांति के समय एजीजी कौन था, सर जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस, ठीक। और उसका मुख्यालय पहले अजमेर में था, और ग्रीष्मकालीन मुख्यालय जो है माउंट आबू में पड़ता है, ठीक है। राजपूताना का पहला एजीजी जनरल लोकेट राजस्थान में, ठीक है। 1857 क्रांति का कारण चर्बी वाले कारतूस, ठीक है। 1857 क्रांति में राइफल जो ब्राउन बेस है वो किसने मतलब कि प्रयोग में ली थी, रॉयल एनफील्ड थी। उसके बाद 1857 की क्रांति का प्रतीक चिन्ह, ठीक है, कमल फूल रोटी। 31 में 1857 विद्रोह की योजना, मतलब कि 1857 की जो क्रांति की डेट जो मतलब कि घोषणा की गई थी वो 31 मई 1857 को की गई थी, लेकिन उससे पहले ही जो है 1857 की क्रांति हो जाती है, ठीक है। तो राजस्थान में जो 1857 की क्रांति होती है 28 मई को होती है, ठीक है। उसके बाद है राजस्थान में 1857 क्रांति की जो छावनियाँ, आपको पता है 6 छावनियाँ थी, नसीराबाद अजमेर में, ब्यावर अजमेर, नीमच मध्य प्रदेश, देवली टोंक खेरवाड़ा, एरनपुर पाली। जो मेन है वो अजमेर की नसीराबाद थी, ठीक है, नीमच थी, ठीक है, और खेरवाड़ा और जो देवली है उसमें विद्रोह कम होता है, उसके बाद एरनपुर पाली की, ठीक है। तो इसमें देख लेते हैं चित्र से। नसीराबाद की जो है उसमें आप डेट याद रखने का कब, मतलब कि इसमें 1857 क्रांति हुई थी, 28 मई को हुई थी, ठीक है। तो उसके बाद जो नेतृत्व जो हुआ था हमारी 15वीं जो नेटिव इन्फ्लेमेंट्री थी उसके द्वारा किया गया था, ठीक है। तो इसमें न्यूब्रो और अंग्रेज शासक की हत्या कर दी गई थी, ठीक है। आपको ये भी याद रखना है कि 1857 क्रांति में कहाँ पे कौन से अंग्रेज शासक की जो हत्या की गई थी, ठीक है, और किसके द्वारा, कौन सी जो फोर्स थी उसके द्वारा ये किया गया था, ठीक है, और कौन कौन से नेतृत्व करता था, ठीक है। नीमच में आपको पता है कि हीरा सिंह और मोहम्मद अली बेग थे, ठीक है। देवली में टोंक में मतलब कि 4 जून 1857 की क्रांति स्टार्ट हो गई थी, ठीक है। देवली में चित्र के आप देख लेना इसको। नेक्स्ट में बात करते हैं एरनपुर की। तो एरनपुर में ये तो मतलब इससे क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक है। एक बार इसमें मतलब कि जोधपुर जो रीजन टुकड़ी है वो आपको उसमें एरनपुर में विद्रोह किया गया था, उसमें पूछ लेना, ठीक है। इसमें जो नेतृत्व करते थे वो मोती खां, तिलक राम, शीतल प्रसाद थे, ठीक है। तो उसमें आवा के जो थे ठाकुर कुशाल सिंह, उसके द्वारा ये विद्रोह स्टार्ट किया गया था, ठीक है। आप देख लेना अच्छी तरीके से, जो मेन आपकी जो नोट्स तैयार करो उससे पढ़ लेना अच्छी तरीके से। बाकी मैंने बता दिया टॉपिक में मैंने कि कहाँ से क्या पढ़ना है, ठीक है। जो एरनपुरा के पाली हुआ था, जो 1857 क्रांति हुई थी उसमें 2 युद्ध होते हैं मेन, जो है वो आपको पूछना है। बिथोड़ा का युद्ध जो 8 सितंबर 1857 को पाली में था, ठीक है। और एक चेलावस का युद्ध होता है, गोरेगालों का युद्ध जिसको बोलते हैं, वो 18 सितंबर 1857 को आता है, ठीक है। तो इन बारे में आप दोनों को पढ़ लेना अच्छे तरीके से, और इसको गोरेगा कालों का युद्ध बोलते हैं, ठीक है। तो इसमें जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस है और कुशाल सिंह चंपावत रहता है, ठीक है। मेक मोशन जो जोधपुर का पीए था वो तो उसकी हत्या कर दी जाती है इसमें। तो एजीजी के बाद जो पीए होते हैं मतलब कि अलग अलग जो अपने संभाग थे 1857 में, जयपुर के और उदयपुर के जो सोवर्स थे, कोटा के बर्टन थे और जोधपुर में मेक मोशन, तो उनको अच्छी तरह से याद कर लेना, ठीक है। नेक्स्ट में बात करते हैं 1857 के बाद के किसान आंदोलन, ठीक है। तो किसान आंदोलन सबसे पहला था बिजोलिया किसान आंदोलन, ठीक है। ये 40 वर्ष तक चला था, आपको पता है, ठीक है। इसमें धाकड़ जाति के लोगों का सर्वाधिक योगदान था और ये 3 चरणों में कंप्लीट होता है, ठीक है। जो प्रथम चरण है उसमें साधु सीताराम दास, ठीक है। सेकंड में विजय सिंह पतंग इसका समर्थन करते हैं। थर्ड में जो माणिक लाल वर्मा और ये जमनालाल बजाज रामनारायण चौधरी ये आते हैं, ठीक है। इसको देख लेना उसी तरीके से। नेक्स्ट में बेंगी किसान आंदोलन, ठीक है, इसके बारे में देख लेना। बेंगू मेवाड़ रियासत का ठिकाना था, और ये भी याद रखना जो बिजोली किसान आंदोलन जो पूर्व में जो मतलब पहले जो था प्राचीन में जो भीलवाड़ा में आता था, ठीक है। और बेंगू जो अभी मतलब कि पहले भीलवाड़ा में जो अभी चित्तौड़गढ़ में आता है, ठीक है। तो यह आप ध्यान रखना, क्वेश्चन इससे पूछ लेता है बेंगू जो प्राचीन रियासत है वो कहाँ रहती थी, कहाँ पड़ती थी, उसका ध्यान रखना, ठीक है। उसके बाद जो है इसका समर्थन नेतृत्व किसने किया था वो पढ़ लेना अच्छे तरीके से। एक में बात करते हैं हम बूंदी का किसान आंदोलन, ठीक है, इसके बारे में पढ़ लेना आप। इसको डाबी या बरड़ किसान आंदोलन भी बोलते हैं, ठीक है। उपनाम जो है हर किसान आंदोलन के वो भी आप ध्यान रखना, और मतलब कहाँ का क्या हुआ था वो देख लेना, ठीक है। नीम उच्चारण किसान आंदोलन, इसको राजस्थान का जलियांवाला बाग हत्याकांड बोलते हैं, ठीक है, इस बारे में पढ़ लेना। इसमें जो महाराणा जयसिंह हुए थे उन्होंने कर दरों में वृद्धि की थी, तो मतलब कि लोग वहाँ दिल्ली में चले जाते हैं और इसके बारे में समर्थन करते हैं, ठीक है, ये देख लेना अच्छी तरीके से। उसके बाद राजस्थान में जो प्रजामंडल जो गठन हुए थे, आंदोलन हुए थे, उसके बारे में, ठीक है। तो इसमें हम देखते हैं जयपुर प्रजामंडल, ठीक है। तो जयपुर जो प्रजामंडल आंदोलन वो कपूर चंद पाटनी और जमुनालाल बजाज जो गांधी जी के 5वें पुत्र हैं, ठीक है, उन्होंने इसकी स्थापना की थी, ठीक है, 1931 में। जमुनालाल बजाज जो है
स्वयं को गुलाम नंबर 4 कहते थे, ठीक है। उसके बाद जो 1936 में जयपुर प्रजामंडल का पुनर्गठन हुआ था, चिरंजीवी लाल मिश्र अध्यक्ष बनते हैं, ठीक है। तो इसमें आपको यही याद रखना है, जो जितने प्रजामंडल आंदोलन में कम से कम 7-8 उठे, ठीक है, तो उनके मतलब कौन कौन थे, मतलब उनको इस्टेब्लिश करने वाले और किन किन के बीच हुआ था, वो आप अच्छी तरीके से देख लेना। ये राजस्थान का प्रथम प्रजामंडल आंदोलन है, ठीक है। और इसमें देखो हीरालाल शास्त्री और मिर्जा इस्माइल जो है, उन्होंने उनके बीच में जेंटलमैन्स समझौता होता है, ठीक है। इसको देखने में पूछ लिया जाता है एग्जाम में, जेंटलमैन समझौता किनके बीच हुआ था, हीरालाल शास्त्री और मिर्जा इस्माइल। जो जयपुर के जो वास्तविक जो संस्थापक जो मतलब बोलते हैं, वो मिर्जा इस्माइल को बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद जो है बूंदी प्रजामंडल, ठीक है, मारवाड़ प्रजामंडल, इसके अंदर जो देख लेना मतलब किस किस ने इस्टेब्लिश किया है, कौन कौन सी समिति थी, ठीक है, अच्छी तरीके से देख लेना। पूछ लगता है एग्जाम पूछ लिया जा सकता है। हाड़ौती प्रजामंडल, ठीक है, धौलपुर प्रजामंडल। उसके बाद बीकानेर प्रजामंडल, राजस्थान का एकमात्र प्रजामंडल जिसकी स्थापना राजस्थान के बाहर कोलकाता में हुई। एग्जाम पूछ लिया जा सकता है राजस्थान के एकमात्र कौन सा प्रजामंडल जिसकी स्थापना राजस्थान से बाहर हुई, ठीक है, तो वह है बीकानेर प्रजामंडल, कोलकाता में इसकी, ठीक है। नेक्स्ट में बात करें शाहपुरा की। शाहपुरा प्रथम रियासत है जिसमें उत्तरदायी शासन की स्थापना की गई थी, ठीक है। मेवाड़ का प्रजामंडल, संस्थापक माणिक्यलाल वर्मा, बलवंत सिंह मेहता, समिति के अध्यक्ष, ठीक है, देख लेना अच्छी तरीके से। उसके बाद हम देखते हैं अलवर प्रजामंडल, ठीक है, भरतपुर प्रजामंडल, चिरोई प्रजामंडल, जो गोकुल भाई बड़े राजस्थान का गांधी बोलते हैं उनको, ठीक है, अच्छे से देख लेना। करौली प्रजामंडल, ठीक है, किशनगढ़, कुशलगढ़, बांसवाड़ा, ठीक है, डेट वगैरह देख लेना अच्छी तरीके से। और भोगीलाल पांड्या, वागड़ वागड़ का गांधी इनको बोलते हैं, ठीक है, प्रतापगढ़, जैसलमेर, झालावाड़ प्रजामंडल। उसके बाद हम राजस्थान के एकीकरण के बारे में आ जाते हैं, ठीक है। तो इन स्लाइड्स में मैं आपको ये बता रहा हूँ कि किस किस टॉपिक से आपको पढ़ के जाना है और क्या क्या इंपॉर्टेंट है वही पढ़ना है, ठीक है। पढ़ने के लिए बहुत सारा है, ठीक है, और टाइम भी बहुत कम है, तो जो इम्पोर्टेंट है वही पढ़ना, ठीक है। आप राजस्थान के एकीकरण बात करते हैं हम। तो राजस्थान के एकीकरण के समय 19 रियासतें थी, 3 ठिकाने थे। ठिकाने कौन कौन से थे? लावा, जयपुर, कुशलगढ़, बांसवाड़ा और निमराना, अलवर, ये 3 ठिकाने थे, आपको याद रखना, ठीक है। उसके बाद एक चीफ मतलब एक जो मेजर थी सेंट्रल थी, अजमेर मेरवाड़ा थी, ठीक है। और भारत के एकीकरण के समय 562 रियासतें थी, ठीक है। क्षेत्रफल में सबसे बड़ी रियासत हैदराबाद थी, ठीक है। राजस्थान से अलावा जो भारत की है वो भी पूछ लिया जा सकता है, तो उसका भी याद रखना। और छोटी रियासत मध्य प्रदेश की थी, ठीक है। नेक्स्ट दिन बात करते हैं राजस्थान के एकीकरण से रिलेटेड जो स्टैटिक पॉइंट है वो मैंने इंक्लूड किया है। राजस्थान का एकीकरण 7 चरणों में हुआ था, ठीक है। एकीकरण 8 वर्ष 7 महीने 14 दिन में कंप्लीट हुआ था। मेवाड़ रियासत की स्थापना 565 गोहिल के द्वारा की गई, ठीक है। राजस्थान की सबसे नवीन रियासत जो है झालावाड़ है, ठीक है। झालावाड़ को कोटा से अलग करके बनाया गया। उसके बाद एकीकरण से पूर्व राजस्थान की केंद्र शासित प्रदेश अजमेर मेरवाड़ा है, ठीक है। सबसे प्राचीन उदयपुर में सबसे नवीन झालावाड़, ठीक है। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ी जोधपुर, ठीक है, मारवाड़। उसके बाद है क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटी रियासत शाहपुरा पड़ जाती है। जनसंख्या की दृष्टि से जयपुर सबसे बड़ी है, ठीक है। और जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटी रियासत शाहपुरा, ठीक है। अंग्रेजों के साथ संधि करने वाली राजस्थान की प्रथम रियासत कौन सी थी? करौली, ठीक है। तो ये स्टैटिक पॉइंट मैंने इंक्लूड किए हैं, चित्र के साथ माइंड में देख लेना चित्र के। अंग्रेजों के साथ संधि करने वाली राजस्थान की द्वितीय रियासत कोटा थी, ठीक है। फिर अंतिम जो रियासत थी सिरोही, ठीक है। पहली करौली, अंतिम रियासत सिरोही, ठीक है। ये तो एग्जाम में पूछ लिया जाता है, हमेशा पूछा है, और देख लेना अच्छी तरीके से। शिकार एक्ट घोषित करने वाली राजस्थान की प्रथम रियासत टोंक, ठीक है। डाक टिकट पोस्ट कार्ड जारी करने वाली जयपुर, ठीक है। तो ये स्टैटिक पॉइंट्स है, ये आपको अच्छी तरह देख लेना। नेक्स्ट में बात करते हैं क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा ठिकाना जो कुशलगढ़ ठिकाना, ठीक है। क्षेत्रफल सबसे बड़ा ठिकाना लावा जयपुर ठिकाना। तो जो ठिकाने जो 3 आपको मैंने बताया उससे रिलेटेड भी आपको सबसे बड़ा छोटा है वो भी ध्यान रखना, देख लेना। जो 3 ठिकाने आपके नीमराना, अलवर, उसके साथ है राजेंद्र सिंह, ठीक है। कुशलगढ़ बांसवाड़ा ठिकाने राव हरिंदर सिंह, ठीक है। और लावा जो ठिकाना उसके बस पंच प्रदीप सिंह, ठीक है। ये याद रखना है, सांसद वगैरह अच्छे तरह एग्जाम पूछ लिया जा सकता है। नेक्स्ट में बात करते हैं राजस्थान की मृदा से टॉपिक, ठीक है। तो मृदा हुआ, खनिज हुआ, राजस्थान के वन्य जीव अभ्यारण्य, तो उससे क्या है क्वेश्चन पूछेंगे, मतलब कि पूछे जाएंगे कौन सा अभ्यारण्य कहाँ पड़ता है, कौन सी मृदा कौन से जिले में से रिलेटेड है, मतलब तो उससे रिलेटेड आप देख लेना, ठीक है। तो मिट्टी के वर्गीकरण के हिसाब से आपको पता है कि 8 भागों में बांटा गया, ठीक है। आपकी धूसर हुई, ठीक है, लाल बलुई मृदा, लवणीय मृदा हुई, आपके मरुस्थलीय क्षेत्र में, ठीक है, लाल दोमट मृदा हुई, आपके मतलब राजस्थान के दक्षिणी जिलों में पर्वतीय मृदा आपके अरावली क्षेत्र में पड़ जाएगी, भूरी मृदा आपकी आ गई, बलुई मृदा रेतीली मृदा आपके मरुस्थलीय प्रदेश में जैसलमेर में आ गई, जलोढ़ मृदा अपने उसके पूर्वी क्षेत्र में मैदानी भाग में आ गई, ठीक है। तो इस तरीके से आप देख लेना। नेक्स्ट में वैज्ञानिक आधार पर जो है मृदाओं कितने भागों में बांटे गए, एरिडोसोल्स कहाँ पड़ेगी, ठीक है, अल्फीसोल्स, एंटीसोल्स, इंसेप्टिसोल, वर्टिसोल्स आपके कोटा, बूंदी, झालावाड़ में पड़ेगी, ठीक है। तो देख लेना चाहिए। और इन उपनाम के आधार पर मतलब कि
मिट्टी के मतलब कि कौन कौन सी बोलते हैं, वर्टिसोल्स में जैसे काली मिट्टी बोलते हैं, ठीक है, वो कोटा बूंदिया उधर पड़ेगी, ठीक है। एरिडोसोल्स आपके मतलब कि रेतीली बलुई मृदा आपके जैसलमेर की तरफ पड़ेगी। अल्फीसोल्स मृदा, ठीक है, आपके जो एंटीसोल्स मृदा होगी, इंसेप्टिसोल, इनको अच्छी तरह आप देख लेना, ठीक है। इसमें नेक्स्ट नंबर करते हैं एरिडोसोल्स मृदा, ये आपके सिक्कर, चुरू, झुंझुनू, जोधपुर, पाली और जालोर जिलों में मिलती, ठीक है। नेक्स्ट अल्फीसोल्स मृदा आपके जलोढ़ मृदा जो कि आपके मैदानी क्षेत्र में मिलती है, जयपुर, दौसा, अलवर, भरतपुर से, ठीक है, अच्छी तरह देख लेना। नेक्स्ट नंबर है इंसेप्टिसोल मृदा आपके अर्ध शुष्क उपाद्र जलवायु क्षेत्र में पाई जाती है, ठीक है। अरावली के क्षेत्र में पाएगी, सिरोही, पाली, अरावली एरिया की द्रास, अरावली, पहाड़ी, सिरोही, राजसमंद, उदयपुर, भीलवाड़ा इधर एरिया में जिलों में पाई जाती है, तो उस हिसाब से ये मिट्टी वहीं पाई जाएगी, ठीक है। वर्टिसोल्स आपके कोटा बूंदी क्षेत्रों में पाई जाएगी। अत्यधिक क्ले होने की मिट्टी है, और आपको पता है कि कपास की खेती के लिए काली मिट्टी उपयुक्त होती है, तो वर्टिसोल्स सबसे परफेक्ट उसके लिए, ठीक है। उसके बाद राजस्थान की मृदा से रिलेटेड जो क्षेत्र है उसको पणु बोलते हैं हम। तालाब का जो सूखने की ज़मीन होती है, उपजाऊ मिट्टी होती है, उसको बोलते हैं धमासा बोलते हैं। पश्चिमी उत्तर क्षेत्र में पाई जाने वाली खरपतवार, एक तरीके से खरपतवार है, ठीक है। वल्लर अपन बोलते हैं ढलुआ क्षेत्रों में हलचल नहीं चला सकते, जमीन खोद कर खेती की जाती है, उसको बोलते हैं, ठीक है। भांजड़ अपन बोलते हैं वर्षा में जो अनउपजाऊ भूमि होती है उसको बोलते हैं, ठीक है। राजस्थान में प्रथम मिट्टी परीक्षण प्रयोगशाला जोधपुर में 1958 में स्थापित की गई थी। 1952 में जोधपुर में मरुस्थल पर वृक्षारोपण अनुसंधान केंद्र स्थापित किया गया था। तो इन पॉइंट्स को आप देख लेना, स्टैटिक ही आपसे पूछा जाएगा ज़्यादातर। नेक्स्ट बात करें राजस्थान के खनिज से रिलेटेड, ठीक है। तो राजस्थान में खनिज संसाधन के देख लेते हैं हम। खनिज भंडारों की दृष्टि से राजस्थान का देश में झारखंड के बाद दूसरा स्थान है, ठीक है। मतलब झारखंड जो है फर्स्ट पे आ जाता है राजस्थान में और भारत में, उसके बाद राजस्थान सेकंड नंबर पर आता है, ठीक है। खनिजों की उपलब्धि में राजस्थान देश में मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के बाद तीसरा बड़ा राज्य है, ठीक है। राजस्थान में सर्वाधिक उपलब्ध खनिज रॉक सल्फेट है। एग्जाम पूछा जाता है राजस्थान में सर्वाधिक कौन सा खनिज पाया जाता है, रॉक फॉस्फेट जो खनिज है राजस्थान में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, ठीक है। राजस्थान में सीसा एवं जैस्ता है जो है, और ये एकमात्र उत्पादक राज्य अपना है, उसके अलावा कोई भी राज्य इसका जो है उत्पादन नहीं करता है, ठीक है। नेक्स्ट में बात करते हैं राजस्थान में खनिज संसाधन। ये आप देख लेना राजस्थान के प्रमुख तांबा उत्पादक क्षेत्र कहाँ कहाँ पड़ते हैं, ठीक है। झुंझुनू क्षेत्र में पड़ेगा अपने, उदयपुर में देवारी और सलूम्बर देलवाड़ा स्थान है, वहाँ पड़ेगा। राजसमंद में भीम, रेल, मगरा ये स्थान है तांबा उत्पादक क्षेत्र के लिए। अलवर में खोदरीबा, ठीक है। बीकानेर में बिदासर, ठीक है। राजस्थान में ये तांबा उत्पादक प्रमुख क्षेत्र है, ठीक है, इसी तरह देख लेना। उसमें बाद में राजस्थान में जिप्सम का उत्पादक क्षेत्र नागौर में कौन सी है, भदवासी कोट, ठीक है। जैसलमेर में मोहनगढ़ पड़ेगा, गंगानगर में सूरतगढ़, ठीक है, हनुमानगढ़, किशनगढ़, ठीक है। नेक्स्ट इसमें हम बात करते हैं राजस्थान के प्रमुख एस्बेस्टस उत्पादक क्षेत्र, ठीक है। तो ये उदयपुर में सर्वाधिक उत्पादन होता है, ठीक है। एग्जाम क्वेश्चन पूछ लिया जाता है राजस्थान में सर्वाधिक एस्बेस्टस उत्पादक कहाँ जिला जो है वो उदयपुर है, ठीक है। राजसमंद में नाथद्वारा में, ठीक है। डूंगरपुर में पिपरदा, देवल, जकुल स्थान पे, ठीक है। नेक्स्ट में बात करते हैं राजस्थान के प्रमुख संगमरमर उत्पादक क्षेत्र। इससे रिलेटेड संगमरमर में कुछ भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, हमेशा पूछा जाता है भारत में, क्योंकि राजस्थान में जो है सर्वाधिक संगमरमर उत्पादक राजस्थान है, ठीक है। उत्पादन में राजस्थान का प्रथम स्थान है राजस्थान का, ठीक है। राजस्थान में सर्वश्रेष्ठ संगमरमर मकराना का नागौर में प्राप्त होता है, ठीक है। मार्बल की सबसे बड़ी खान जो है किशनगढ़ अजमेर में है, ठीक है। जो सफ़ेद संगमरमर वो राजसमंद में प्राप्त होता है, ठीक है, मकराना में, जिससे ताजमहल इससे निर्मित है, ठीक है। हरा और काला मिश्रित संगमरमर डूंगरपुर में, काला संगमरमर भैंसलाना जयपुर में प्राप्त होता है, ठीक है। लाल संगमरमर धौलपुर में, गुलाबी संगमरमर भरतपुर तथा जालौर में, ठीक है। हरा संगमरमर उदयपुर में प्राप्त होता है और हल्का हरा डूंगरपुर में, और बादामी जो संगमरमर जोधपुर में प्राप्त होता है, ठीक है। तो ये स्टैटिक जीके में पूछा जाता है और एग्जाम में हमेशा पूछा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट में बात करते हैं खनिज तेल जो राजस्थान में वो कौन कौन से जिले कहाँ उत्पादित होता है, ठीक है। बाड़मेर में सर्वाधिक होता है खनिज तेल का उत्पादक, ठीक है। नागाना कौशल नगर में, ठीक है। जैसलमेर में सर्वाधिक, तनोट में, बीकानेर में, बागेवाल, ठीक है। हनुमानगढ़ में नाथवाल और बाड़मेर में गुड़ामुली, ठीक है। नेक्स्ट में बात करें राजस्थान के राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है। तो राजस्थान के में जो तीन ही जो है मोस्ट इंपोर्टेंट राष्ट्रीय उद्यान पड़ते हैं, ठीक है। तो जो पहला रणथंभौर, ठीक है, और स्टेब्लिश भी ध्यान रखना 1980 में इसकी स्थापना हुई थी, सवाई माधोपुर में पड़ता है, ठीक है। उसके बाद केवलादेव घना अभ्यारण्य, ठीक है, 1981 में इसकी स्थापना हुई तो भरतपुर में पड़ता है, ठीक है। सर इसका जो है 1992 में, ठीक है, अलवर में पड़ता है। उसके बाद जो तीन जो है मेन वो है उसके ये याद रखना आपके स्टेब्लिश, ठीक है, कब कब स्थापना हुई थी 1980, 81 और 92 तीनों की, ठीक है। उसके बाद राष्ट्रीय मरु उद्यान, ठीक है, जैसलमेर में मुकुंदरा हिल्स जो है कोटा बूंदी झालावाड़, ठीक है। नेक्स्ट इसमें बात करें राजस्थान के ये जो थे राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है,
जो वन्य जीव अभयारण्य वो अलग है, ठीक है, वो देख लें। इसमें बंदरबारेटा अभयारण्य जो है भरतपुर में पड़ता है। तो ये आप ध्यान रखें, जितने भी वन्य जीव अभयारण्य है वो कौन कौन से जिले में पड़ते हैं वो याद करके चलना, ठीक है। बस्सी का जो वन्य जीव अभयारण्य वो चित्तौड़गढ़ में पड़ेगा, भैंसवाड़गढ़ का चित्तौड़गढ़ में, ठीक है। जयसमंद वन्य जीव अभयारण्य उदयपुर में, जवाहर का जयपुर में, ठीक है। जवाहर सागर कोटा बूंदी में, ठीक है। नेक्स्ट इसमें बात करते हैं हम केला देवी जो वन्य जीव अभयारण्य है वो करौली में सवाईमाधोपुर में पड़ता है, ठीक है। केसर बाग आपके धौलपुर में पड़ेगा। कुंभलगढ़ का वन्य जीव अभयारण्य उदयपुर राजसमंद में, ठीक है। कुंभलगढ़ किला राजसमंद, ठीक है। माउंट आबू सिरोही में पड़ेगा आपके। नाहरगढ़ जैविक अभयारण्य जयपुर में, ठीक है। राष्ट्रीय चंबल घड़ियाल घाल कोटा बूंदी सवाईमाधोपुर धौलपुर करौली, ये आपको अच्छी तरह याद कर जाना, ठीक है। फुलवारी की नाल आपके उदयपुर पाली में पड़ेगी, ठीक है। रामगढ़ विषधारी अभयारण्य बूंदी में पड़ेगा, ठीक है। रामसागर वन्य अभयारण्य आपके धौलपुर में पड़ेगा, ठीक है। तो जितने वन्य जीव अभयारण्य जितनी उसकी लिस्ट को अच्छी तरीके से याद करके जाना, ठीक है। अब बात करें राजस्थान के उद्योग के बारे में, ठीक है। तो राजस्थान में जो सूती वस्त्र मिल है, जो एक सार्वजनिक, ठीक है, सहकारी क्षेत्र की सूती मिल है और निजी क्षेत्र की जितनी भी मिले हैं, सार्वजनिक क्षेत्र की, सहकारी और निजी क्षेत्र की आपको याद करके जानी है। सार्वजनिक क्षेत्र में एडवर्ड मिल्स, ठीक है, स्थापना याद करके जानी। कब स्थापित? श्री महालक्ष्मी मिल्स 1925 में। श्री विजय कॉटन मिल्स विजयनगर, ठीक है। सहकारी क्षेत्र की राजस्थान की सहकारी कतई गुलाबपुरा में एक, ठीक है, गंगानगर में और गंगापुर है, ठीक है, याद करके जाना इस तरीके से। निजी क्षेत्र के आपको पता है मेवा टेक्सटाइल जो भीलवाड़ा में, इस ये अभी एग्जाम में क्वेश्चन आया था, मेवा टेक्सटाइल कहाँ है? भीलवाड़ा, ठीक है। राजस्थान में स्पिनिंग एंड इंजीनियरिंग मिल्स भीलवाड़ा महाराजा उमेद सिंह, ठीक है। कृष्णा मिल्स, ठीक है, आदित्य और शार्दुल टेक्सटाइल उदयपुर कॉटन मिल्स, ठीक है। अच्छी तरीके से याद करके जाना आपको कौन और कहाँ पड़ती है, कौन सी जिले में, ठीक है, तीनों को याद कर देना, ठीक है। उसके बाद है राजस्थान में सीमेंट संयंत्र, ठीक, कहाँ पे, ठीक है। बिरला सीमेंट का जो है कारखाना वो चित्तौड़गढ़ में, ठीक है। उदयपुर सीमेंट वर्क्स का कारखाना उदयपुर में, ठीक है। जेके सीमेंट्स का निम्बाहेड़ा में और सर्वाधिक सीमेंट उत्पादक का कारखाना है, ठीक है, जेके सीमेंट्स निम्बाहेड़ा में, ठीक है। मंगलम सीमेंट का जो कोटा में, श्री सीमेंट का ब्यावर में, उत्तर भारत की सबसे बड़ी कंपनी है श्री सीमेंट, ठीक है, और ब्यावर में इसका कारखाना है, ठीक है। जेके बिरला व्हाइट सीमेंट कॉटन नागौर में, और ये सफ़ेद सीमेंट का सबसे पहला कारखाना है, ठीक है। उसके बाद जेके बिरला व्हाइट जोधपुर में पड़ेगी, राजस्थान का सबसे बड़ा सीमेंट उत्पादक जो है कारखाना है। तो इसमें दो याद रखना कि सबसे बड़ा सीमेंट उत्पादक कारखाना कौन सा है और सर्वाधिक, मतलब सबसे बड़ा कारखाना और सर्वाधिक उत्पादक कारखाना, ठीक है। ये दोनों एग्जाम पूछ ले जाते हैं, इससे रिलेटेड आप दोनों के सफ़ेद सीमेंट का और एक नॉर्मल सीमेंट आती है उनका अच्छी तरीके से देख लें, ठीक है। उसके बाद जो है राजस्थान के प्रमुख नमक उत्पादक आपको पता है कि जो सांबर झील है उससे, और पचपदरा में, और राजस्थान की डीडवाना है उससे होता है, ठीक है। पचपदरा में सोल्ट जो लिमिटेड उसकी 1960 में इसकी स्थापना की गई थी। राजस्थान सरकार उपकरण आयोडीन नमक के कारखाने 2018, ठीक है। सांबर सोल्ट का 1964 में, और राजस्थान के जो डीडवाना में उसके 1964 में केमिकल कारखाना इस्टेब्लिश किया गया था, ठीक है। नेक्स्ट में बात करें राजस्थान के प्रमुख ग्लास कंपनी, मतलब कांच उद्योग, ठीक है, उसके बारे में। तो दी हाई टेक्निकल प्रोसीजन ग्लास वर्क धौलपुर में, धौलपुर में सर्वाधिक गिलास, मतलब कि उससे रिलेटेड उद्योग कारखाना ज़्यादा है, ठीक है। धौलपुर ग्लास वर्क्स धौलपुर में, ठीक है। सेमकोर ग्लास इंडस्ट्री कोटा में। तो सैमसंग जो टीवी की जो पिक्चर ट्यूब बनाई जाती है वो सेमकोर ग्लास इंडस्ट्री में बनाई जाती है कोटा में। इससे रिलेटेड क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है और पढ़ के जाना इसके बारे में, ठीक है। उसके बाद है बॉस एंड लोम बीरवाड़ी में, ठीक है। सेंट गोबेन कंपनी कहारानी जिसका सबसे बड़ा फ्लोट ग्लास संयंत्र स्थापित किया गया, ठीक है। तो आपको पता है आज तक जितने भी फ्लैट टीवीज़ वगैरह आते हैं तो उसकी जो पिक्चर ट्यूब्स और वो ग्लास वगैरह होती है वो इस मतलब यहीं से बनाई जाती है, ठीक है। उसके बाद है ये स्टैटिक पॉइंट्स जो मैंने इंक्लूड वो देखना, राज्य में बिजली के मीटर बनने के जयपुर मेटल्स एंड इलेक्ट्रिकल जयपुर में, ठीक है। नेशनल बॉल बियरिंग कारखाना जयपुर में, ठीक है। देश का पहला एमएसएमई सेंटर भिवाड़ी में। प्रदेश का पहला राइसर क्लस्टर बूंदी के अंदर है, ठीक है। एग्जाम पूछे जाता है राजस्थान का पहला राइसर क्लस्टर कहाँ स्थापित किया तो बूंदी में, ठीक है। राजस्थान का पहला इंटीग्रेटेड स्टील प्लांट पूर्व भीलवाड़ा में, ठीक है। हिंदुस्तान मशीन टूल्स लिमिटेड अजमेर में, ठीक है। इंस्ट्रूमेंट्स लिमिटेड कोटा के अंदर। जेके टाइट्स की कांकरोली राजस्थान में उद्योग की वो कारखाना, ठीक है। सिमको बिरला वैगन फैक्ट्री भरतपुर वैगन फैक्ट्री कोटा रेलवे, ठीक है, कोटा के अंदर है। सिमको जो बिरला वैगन फैक्ट्री वो भरतपुर में और वैगन फैक्ट्री जो है कोटा के अंदर है। इससे देखना है स्टैटिक पॉइंट मैंने इंक्लूड कर दिए। इसके अलावा आपको मतलब आइडिया हो जाएगा मतलब किस किस से रिलेटेड कितना क्या क्या पढ़ना है और क्या क्या टॉपिक से ही स्टेट का आपको पढ़ना है, ठीक है। नेक्स्ट में हाँ देखिए फ्रेंड, इसके बाद अपन पॉलिटिकल्स में आते हैं, ठीक है। अभी जितना मैंने पढ़ा दिया उससे रिलेटेड आप पढ़ लेना, अपने नोट्स में आप देख लेना और इंपॉर्टेंट जो टॉपिक्स है उसी से कवर हिसाब से करके ना, ज़्यादा पढ़ने की जरूरत है नहीं। एडिशनल लेवल के क्वेश्चन आपके आएंगे, स्टैटिक ज़्यादा पूछा जाएगा, वो तो स्टैटिक्स पे ही आपको ध्यान रखना है कि मतलब कौन कौन से टॉपिक में स्टैटिक ज़्यादा बन रहे हैं। जैसे एकीकरण हुआ, ठीक है, 1857 क्रांति हुई, ठीक है। उसके बाद जो उद्योग है उससे रिलेटेड ज़्यादा एकीकरण मतलब वो स्टैटिक पूछा जाएगा। उसके बाद जो पॉलिटिकल है उसके अंदर तो आपको आर्टिकल्स वगैरह ही पढ़ने हैं, वो नॉर्मल है, ज़्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे मैंने नोट्स में ही जो पिक्चर्स है उसको इंक्लूड कर दिया, आपको समझ में आ जाएगा।
स्थानीय स्वशासन, तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछ सकते हैं मुझे, स्थानीय शासन जो कौन सी सूची का विषय है वगैरह, और किसके शासनकाल में स्थापित की गई थी। उसका स्थानीय शासन उस प्रणाली से जिसमें निचले स्तर पर लोगों को भागीदार बनाकर लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण को सुनिश्चित किया जाता है, तो लोगों को अपनी समस्याएं स्वयं हल करने के लिए सक्षम बनाया जाता है। निचले स्तर पर जो आता है स्थानीय शासन आता है, ठीक है। राजस्थान में 1882 में ब्रिटिश के गवर्नर जो लॉर्ड रिपन ने स्थानीय शासन की शुरुआत की थी, ठीक है। तो स्थानीय शासन की शुरुआत किसने की थी? लॉर्ड रिपन ने की थी, ठीक है। लॉर्ड रिपन ने भारत को स्थानीय शासन का जनक माना जाता है, ठीक है। उसके बाद ये राज्य सूची का विषय है, ठीक है। तो एग्जाम में हर बार पूछा गया है कि स्थानीय शासन जो अपने राजस्थान से रिलेटेड पूछा जाएगा, तो राजस्थान में स्थानीय शासन लगता है, ठीक है। वो कौन सी सूची का विषय है? राज्य सूची का विषय, ठीक है। स्थानीय शासन के अंतर्गत पंचायती राज के दो आते हैं, ठीक है। पंचायती राज आता है और शहरी स्थानीय पंचायती राज, और शहरों में आते हैं नगर निगम वगैरह, ठीक है, नगर परिषद, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं स्थानीय शासन ग्रामीण पंचायती राज और शहरी निकाय, ठीक है। ग्रामीण में आ जाता है जिला, जिला परिषद, खंड स्तर पर पंचायत समिति, ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत आ जाती है। शहरी में आ जाए नगर निगम, नगर परिषद, नगर पालिका आ जाएगी, ठीक है। इस तरीके से आप डायग्राम चित्र देख लेना। नेक्स्ट इसमें हम बात करते हैं जो अपने पंचायती राज के जो संविधान संशोधन हुए थे उसमें कौन सा भाग है, कौन सा आर्टिकल है, उससे रिलेटेड ये आपको पूछ के जाना। ये स्टैटिस्टिक्स में आपको जरूर पूछेंगे। जो 73 संविधान संशोधन है उसके भाग 9 में पंचायती राज के बारे में बताया गया है, ठीक है। अनुच्छेद 243 में उसके बारे में पंचायती राज के कार्य वगैरह उससे रिलेटेड है सारा, ठीक है। 11वीं अनुसूची और उसके अंदर 29 विषय जो पंचायतों से रिलेटेड है, ठीक है। 11वीं तो अनुसूची है, उसके बाद 12वीं अनुसूची जो आती है नगर पालिका उससे रिलेटेड आ जाती है। 74वां संविधान संशोधन है भाग जो है नगरीय शासन से रिलेटेड, उसमें भी अनुच्छेद 243 है, और उसमें 12वीं जो सूची रहेगी वो नगर पालिका से रिलेटेड रहेगी, और उसमें 18 विषय है, ठीक है। तो जितने भी आर्टिकल वगैरह रहेंगे अब इसके बाद जैसे स्टार्ट हो जाती है राज्यपाल हो गया, मंत्रिपरिषद हो गया और मंत्रिमंडल आ गया, ठीक है। मुख्यमंत्री आ गया, उसके बाद राज्य के महाधिवक्ता हो गए, उनके आर्टिकल वो कौन से उनकी लोग नियुक्ति की जाती है, कौन नियुक्ति करता है, उनकी एज वगैरह, ठीक है। ये एक बार पढ़ने पर आपको याद हो जाएगा, एक बार और रिवीजन कर लेना अच्छी तरीके से, ज़्यादा कोई आपको दिक्कत आएगी नहीं। और इससे ज़्यादा आपके आर्टिकल ही पूछे जाएंगे ज़्यादातर, और उससे रिलेटेड के संविधान जो अमेंडमेंट होते हैं वो पूछ लिया जाएगा आपसे कि 73वें संविधान संशोधन में क्या क्या हुआ था, मतलब पंचायती राज से रिलेटेड डेट वगैरह सब पढ़ लेना अच्छी तरीके से। उसके बाद जो अपने राज्य के जो आयोग होते हैं, जैसे राज्य का वित्त आयोग हो गया, ठीक है। इसकी स्थापना कभी 1993 में हुई, ठीक है। आर्टिकल 243 वही पंचायती राज संशोधन के लिए, और 243 वाई नगरीय संशोधन के लिए, ठीक है। गठन राज्यपाल द्वारा प्रतिवर्ष 5 वर्ष के लिए किया जाता है, ठीक है। 5वां वित्त आयोग अभी जो है 6ठा वित्त आयोग लग रखा है, ठीक है। तो उसके अध्यक्ष वगैरह जो ये तो पहले हैं ज्योति किरण, और अभी जो अध्यक्ष है उसको अच्छी तरीके से याद रख लेना, ठीक है। नेक्स्ट में बात करते हैं राज्य को जो निर्वाचन आयोग है, ठीक है, इलेक्शन कमिश्नर, उसका गठन कौन करता है, ठीक है। गठन जो है जुलाई 1993 में हुआ था इसका। इसका 243 के है पंचायती राज से रिलेटेड, 243 नगरीय संस्था। नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा की जाती है, 5 वर्ष 65 वर्ष की अधिकतम आयु, ठीक है। पद से हटाने के लिए राष्ट्रपति द्वारा आरोप लगाने में, मतलब हटाया जाएगा सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश द्वारा, ठीक है। और प्रथम निर्वाचन आयुक्त जो निर्वाचन आयोग के कौन थे, वर्तमान में कौन है, अच्छी तरीके से आप इसको देख लेना, ठीक है। नेक्स्ट में बात करते हैं जिला आयोग समिति, ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है, इसको पढ़ लेना। अनुच्छेद 243 जेडी में इसके बारे में प्रमुख है। अध्यक्ष जिला प्रमुख होता है, जो अपने राजस्थान राज्य का जो प्रमुख होता है जिला प्रमुख होता है, ठीक है। कुल सदस्य 25 होते, इसमें जिला प्रमुख होता है, कलेक्टर होता है, ठीक है, राज्य सरकार द्वारा नामित होता है, ठीक है। तो अब जो है मतलब कि राज्यपाल हुआ, उनके आर्टिकल हुए, उनकी मतलब कि राज्यपाल की जो अध्यादेश शक्ति हुई, ठीक है, तो वो पॉलिटिकल में आपके ज़्यादा आ जाएंगे, ठीक है। तो उनको आप पढ़ लेना। और मतलब कि आपने जो विधानमंडल हुआ, विधान परिषद हुई, ठीक है, और विधानसभा हुई, उसमें कितनी सीटें हैं वगैरह, कितना कार्यकाल होता है, और विधानसभा के सदस्यों का कितना कार्यकाल होता है, वो अच्छी तरीके से आप देख लेना, वो इस यहाँ पर पॉलिटिकल क्लियर हो जाएगी, ठीक है। इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं पढ़ने लायक। और मेन जो फोकस जो ये रहेगा, मैं बताना चाहूँगा एंड में कि आपको स्टैटिक जीके पे ज़्यादा फोकस करना है। स्टैटिक जीके के टॉपिक कौन से हैं वो आप अच्छी तरह देख लेना, वो मैंने स्लाइड्स में आपको अच्छी तरह बता दिया। नेक्स्ट में बात करते हैं, इतनी थी आपको मैंने आपको बता दिया इससे कि कितना क्या पढ़ना है। और भी ज़्यादा आपको कोई डाउट होते हैं आप कमेंट में बता देना मेरे को। और बाकी आपको एग्ज़ाम के लिए आपको विश यू ऑल द बेस्ट स्टडीइंग की टीम से। और जैसे ही 8 तारीख को एग्ज़ाम स्टार्ट होगा उसका रिव्यूज स्टार्ट कर दिया जाएगा, ताकि आपको आइडिया हो जाएगा कि मतलब कि कहाँ से कौन से टॉपिक से कितना पढ़ना है, वो कितने स्टैटिक पूछे जा रहे हैं, किस लेवल के पूछे जा रहे हैं, तो उस हिसाब से आपको आइडिया हो जाएगा। तो आपको ज़्यादा इससे रिलेटेड और भी अगर वीडियो से कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख देना, ठीक है। धन्यवाद।